मुंह सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाकर मुझे देख रहा था। उसकी मेरे वजूद के आर पार होती नजरें मुझे बेचैन कर रही थी और हैरान भी, क्योंकि देखने तो वो मेरी बहन को आया था, फिर मुझे क्यों देखे जा रहा था। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं आहिस्ता से वहां से उठ गई। किचन में आई तो मेरी बहन कपों में चाय डाल रही थी और बहुत ज्यादा नर्वस और खुश लग रही थी। मैंने पीछे से उसके गले में बाहें डाल दी, कहा कि शाज़मा जल्दी से चाय लेके जाओ, मेरे होने वाले जीजा जी तुम्हारे दीदार के लिए तड़पे जा रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि शायद उन्होंने गलती से मुझे शाज़मा समझ लिया है, इसलिए मुझे देख रहे थे। मैंने ये बात मजाक में की तो शाज़मा ने मेरे सर पर चपत रसीद की और कहा कि शर्म करो, अपने होने वाले जीजा जी के बारे में ऐसी बात करती हो। मैंने कहा यार मजाक कर रही थी, अब जल्दी से जाओ, इससे पहले कि वो खुद किचन में आ जाए। मेरा अब लाउंज में जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं वहीं से किचन में खड़ी रही और प्लेट में पड़े हुए बिस्किट खाने लगी। बार बार मुझे अपने होने वाले जीजा जी की नजरों का ख्याल आ रहा था। शायद ये मेरा वहम था, भला वो मुझे ऐसे कैसे देख सकते थे। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी और अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी जब शाज़मा चाय लेकर लाउंज में जाएगी। शाज़मा के जाने के बाद मैंने किचन का बखेड़ा समेटा। शाज़मा मुझसे 2 साल बड़ी थी। आज उसके रिश्ते के लिए बाकायदा तौर पर उसके ससुराल वाले उसे देखने आए थे, जिनमें मेरे होने वाले जीजा जी यानी फुरकान हमीद भी शामिल थे। शाज़मा का रिश्ता आउट ऑफ फैमिली किया गया था और किसी रिश्ते करवाने वाली मासी के जरिए रिश्ते की बात चलाई गई थी और आज वो मेरी बहन को देखने आए थे। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरी बहन का रिश्ता हो जाए, क्योंकि शाज़मा में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो ना सिर्फ अच्छी तालीम याफ्ता लड़की थी, बल्कि इस बुढ़ापे में भी मुझसे बढ़कर थी। हाँ, उसका रंग थोड़ा सा गंदुमी था, मगर उसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बनाता था। खुदा करे ये रिश्ता पक्का हो जाए। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी, क्योंकि शाज़मा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। फुरकान हमीद काफी बड़े ओहदे पर फाइज थे, वो कस्टम्स ऑफिसर थे और आज खसूसी टाइम निकाल के वो हमारे घर आए थे। देखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम लगते थे और हर लिहाज से परफेक्ट थे, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकते थे। इसलिए मैं दिल ही दिल में अपनी बहन के अच्छे नसीब की दुआ मांग रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी वहां लाउंज में जाके बैठ गई। फुरकान हमीद की फैमिली काफी मुख्तसर थी। वो अपनी फुप्पो के साथ आए थे क्योंकि उनके माँ बाप हयात ना थे। उनकी फुप्पो ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता तो मेरी बहन वाकई बहुत नसीबों वाली होती, क्योंकि ना कोई बड़े ससुराल का झंझट था और फुप्पो कनाडा में रहती थी। बस उनका रिश्ता करवाने के लिए यहाँ पाकिस्तान आई थी ताकि फुरकान के फर्ज से सुबकदोश हो सके। शाज़मा फुरकान हमीद की फुप्पो शाइस्ता के साथ सर झुकाए बैठी थी और शर्माए जा रही थी। मैं उसे देख के मुस्कुराने लगी कि बाद में इसे छेड़ूंगी। मैं भी वहीं एक सोफे पे बैठ गई। फुरकान हमीद मेरे बाबा से अपनी जॉब के सिलसिले में बात कर रहे थे। उन्हें तफसील से बता रहे थे कि उनका क्या काम होता है और वो किस तरह की जॉब करते हैं। मेरे बाबा रिटायर्ड प्रोफेसर थे और काफी दिलचस्पी से फुरकान हमीद की बातें सुन रहे थे। बेशक फुरकान हमीद उनके लिए भी एक आइडियल दामाद साबित होने वाला था। मैं भी फुरकान हमीद की फुप्पो के साथ खुशगप्पियों में मगन हो गई। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छे अखलाक से बात कर रही थी, काफी नाइस खातून थी। बता रही थी कि कैसे उन्होंने फुरकान हमीद को पाल पोस के बड़ा किया और इस मकाम पर पहुंचाया। बिलाशुबा वो बहुत ही काबिले तहसीन औरत थी। बता रही थी कि फुरकान उनका हर फैसला बिना चूं चढ़ा मानता है और ये रिश्ता भी उन्हीं को पसंद आया था, इसलिए फुरकान हमीद ने बगैर देखे ही हाँ बोलती थी और आज हमारे घर पर बाकायदा रिश्ते के लिए मौजूद था। उनसे बातों में मगन मुझे फिर से एहसास हुआ कि वो 2 निगाहें मुझ पर जमी हुई हैं। मैंने चौंक के ऊपर सर उठा के देखा तो फुरकान हमीद मुझे ही देख रहे थे, मगर उनकी निगाहें उफ, अंदर तक जला कर राख कर देने वाली। उनकी नजरें मेरे वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी और मुझे पहली बार इस कदर बेचैनी हुई। मतलब ये मेरा वहम नहीं था, वो वाकई शाज़मा के बजाय मुझे देखने में मसरूफ थे। साथ साथ मेरे बाबा से बात भी कर रहे थे, मुझे भी देखे जा रहे थे। उसने अधजला सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दिया, फिर से मुझे देखा। मुझे लगा जैसे मैं भी सिगरेट की तरह अधजली हो गई हूँ। उनकी नजरों का मफहूम मैं अच्छी तरह से समझती थी। वो नजरें कोई आम नजरें नहीं थी, बल्कि एक लड़की, चाहे वो जिस कदर मासूम और सादा हो, ऐसी नजरों को बखूबी समझती है। खुदा खुदा करके मैं वहां से बहाना करके उठी और कमरे में चली गई और बेचैनी के साथ टहलने लगी। ये अजीब तरह की सूरत हाल थी जिसमें मैं गिरफ्तार हो चुकी थी। अब तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बहन का रिश्ता वहां ना हो पाए, क्योंकि उनकी नजरें तो कुछ और ही कह रही थी। मगर मैंने इसे अपना वहम होने की दुआ की।
तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग वहां से चले गए। शाज़मा कमरे में आई तो उसकी मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। मैं उसके मासूम और बेरिया चेहरे को कुछ देर के लिए तकती रही और उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ करती रही। वो वाकई बहुत ज्यादा खुश थी, मगर मेरा दिल अनजाने वहमों का शिकार था। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, इंतजार के बाद, बिल आखिर रिश्ते के लिए हाँ हो गई। मैं बिल्कुल हैरान और खुशी के मारे शाज़मा के गले लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग हाँ बोल देंगे, क्योंकि फुरकान हमीद की नजरों में इस 1 हफ्ते को मैं भूल नहीं पाई थी। मगर खुदा का शुक्र था कि ये सिर्फ मेरा वहम था। मैंने खुद को झाड़ पिलाई कि मैं खामखा अपने होने वाले जीजा जी पे शक कर रही थी। शाज़मा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो हवा में उड़ने लगी। इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए आ गया था और मैं भी बेइंतहा खुश थी। अब तो मैं खूब शादी को एंजॉय करूंगी, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी और मैं फुल मस्ती करना चाहती थी। शादी का दिन भी आ गया। मैंने अपनी सारी कॉलेज की सहेलियों को शादी में इनवाइट किया था। हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, इतना एंजॉय किया कि थकन से चूर चूर हो गई। आज बिलाखिर बारात का दिन आन पहुंचा। बारात भी मुख्तसर सी ही थी, क्योंकि फुरकान हमीद की फैमिली कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी। मैरिज हॉल में शादी के इंतजामात किए गए थे। शाज़मा आज दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। वो हमेशा से सादी और सीधी सी रहने वाली लड़की थी। आज उस पर बनाव सिंगार इस कदर जच रहा था कि मैं कुछ लम्हे उसे नजर भर के देखती रही और उसकी बलाएं ले डाली। जब दुल्हा के साथ शाज़मा को स्टेज पर बिठाया गया तो मुझे फुरकान हमीद कुछ खामोश से लगे। यूं लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई गर्मजोशी नहीं है, बस वो एक फर्ज को निभा रहे हैं। खैर, मैंने फिर से इसे अपना वहम समझ के झटक दिया, मगर ना जाने क्यों मैं जहां भी जाती 2 नजरें मेरा ताक्कुब कर रही होती। मैं एक लम्हे के लिए स्टेज की तरफ देखती तो फुरकान हमीद मुझ पर नजर जमाए बैठे मुझे ही देख रहे होते थे। अब तो ये मेरा वहम नहीं हो सकता था और मुझे इंतहाई बुरा लग रहा था। वो भला ऐसे क्यों कर रहे थे, क्यों मुझे परेशान कर रहे थे? उन्होंने एक बार भी शाज़मा की तरफ नहीं देखा था, जो उनके पहलू में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सच संवर के बैठी थी। उनकी एक नजर को तरस रही थी। मुझे अंदर ही अंदर कोई चीज चुभती हुई महसूस होने लगी और ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा, क्योंकि अब मुझे कोई शक नहीं था कि वो किस तरीके से मुझे देख रहे थे। मैं भी सोचे बैठी थी कि जीजा जी को खूब तंग करूंगी, उनके लाड बटोरूंगी, उनको दूध पिलाई की रस्म में बहुत ज्यादा तंग करूंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती साली थी और मेरी इस शादी को लेके बेपनाह अरमान और ख्वाहिशें थी। लेकिन अब एकदम से मैंने वो सारे प्लान कैंसिल कर दिए। अब तो मैं उनके करीब भी नहीं जाना चाहती थी। वो इस कदर बेचैनी और बेताबी से मुझे देख रहे थे कि मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। खुदा खुदा करके रुखसती हुई और शाज़मा हमारी दुआओं के संग फुरकान के साथ रुखसत हो गई, मगर जाते जाते भी वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रहा था। या खुदा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। इतना एहतराम वाला रिश्ता, तकद्दुस वाला रिश्ता, और वो सिर्फ अपनी 2 आंखों की वजह से मैला कर रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी उनसे बेतकल्लुफ नहीं हो पाई और यूं शाज़मा रुखसत होकर उनके साथ चली गई। फुरकान हमीद लाहौर में डिफेंस में रहते थे। हमारा घर उनसे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर था। हम लोग भी थके हारे घर वापस लौट आए। मैं कमरे में गई, अपना सिरापा आईने में देखा तो कच्चे सेब के रंग के लॉन्ग फ्रॉक में मेरा हुस्न कयामत लग रहा था। मैं 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ती थी। शाज़मा मुझसे 4 साल बड़ी थी। वो भी बहुत ज्यादा पुरकशिश और जाजिब नजर थी। उसका रंग गंदम के दाने की तरह था और मेरा रंग दूध जैसा सफेद, मगर मुझे वो खुद से ज्यादा पुरकशिश लगती थी। मैंने दिल से अपनी बहन के लिए दुआ की और एक बार फिर अपने खुदा के हुजूर दुआ की कि फुरकान हमीद की नजरें वैसी ना हो जैसा मैं समझ रही हूँ। ऐसी ही बेचैनी और बेकरारी में कब सो गई पता ही ना चला। सुबह उठे तो मामा ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शाज़मा की तरफ नाश्ता लेके जाना है, क्योंकि ये भी एक रस्म होती है कि शादी की पहली सुबह नाश्ता मैके वालों की तरफ से होता है। मैं तैयार होने लगी, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी वहां जाने की, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल अंदर में बेचैनी सी थी। मैं दोबारा से उन 2 आंखों का सामना नहीं करना चाहती थी जो कल इस कदर बेचैनी और बेताबी से मुझे देख रही थी। मगर मुझे अपनी फैमिली के साथ वहां जाना पड़ा। आज मैंने हल्के लेमन रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था और मैं ज्यादा तैयार भी नहीं हुई थी, बस हल्का फुल्का सा मेकअप किया था।
शाज़मा के घर पहुंची तो हमारा इस्तकबाल बहुत ही पुरतपाक अंदाज में किया गया। फुरकान हमीद की फुप्पो और उनकी फैमिली काफी ज्यादा मिलनसार थी। घर में इतने ज्यादा लोग नहीं थे, मेहमान पहले ही जा चुके थे। बस फुरकान हमीद की फुप्पो और उनके शौहर और उनके बच्चे थे। वो घर नहीं, कोई बहुत बड़ा सा बंगला था। यूं तो हम भी अपर मिडिल क्लास के लोग थे और जिंदगी की काफी सारी सहूलियात हमारे पास भी थी, मगर ये घर नहीं, कोई महल दिखता था। क्योंकि फुरकान हमीद की पोस्ट काफी ज्यादा ऊंची थी। उनके बाप की भी काफी प्रॉपर्टी थी जो उनके हिस्से में आई थी। मैं बहुत ही ज्यादा इश्तियाक से घर को देख रही थी, इधर उधर घूम फिर रही थी। फिर मैं शाज़मा के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ फूलों की महक रची थी। कमरे के दरो दीवार से लिपटी हुई थी और शाज़मा बेड में दरमियान में बैठी हुई थी। उसने सादा सा ढीला डाला सा नाइट ड्रेस पहन रखा था और वो बहुत ही सादा सी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। वो भी मुस्कुरा के मेरी जानिब देखने लगी। मैंने कहा, कैसी रही फिर तुम्हारी वेडिंग नाइट? क्या दिया मुंह दिखाई में जीजा जी ने तुम्हें? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो भी मुस्कुरा के मुझे बताने लगी कि फुरकान हमीद बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत मिलनसार। मैं तो बहुत लकी हूँ कि वो मुझे मिले। शाज़मा की बातों ने मुझे अंदर तक मुतमईन और शर्मसार कर दिया। खुदा का शुक्र था कि फुरकान ने शाज़मा के तमाम हकूक पूरे किए थे। मेरे दिल से जैसे मनोबोझ उतर गया। इतने में जीजा जी भी वॉशरूम से निकल आए। वो शॉवर लेके निकले थे और हम दोनों की नजरें एकदम आपस में टकराई। उनकी नजरों में वही वालेहानापन था जो मेरे लिए हुआ करता था। उनके गीले बालों से पानी के कतरे उनके कंधे पे पड़ रहे थे। मैंने बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली और शाज़मा से माजरत करके कमरे से निकल गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे फुरकान हमीद कोई बहुत ही छुपा रुस्तम किस्म का इंसान है। मैं ना चाहते हुए भी उनसे एक फासले पर रहने लगी, क्योंकि उनकी नजरें मुझे चैन नहीं लेने देती थी। मगर दूसरी तरफ वो शाज़मा को भी खुश रखते थे, क्योंकि शाज़मा जब भी उनके साथ हमारे घर में हमें मिलने के लिए आती थी, उसके चेहरे से खुशियां आ होती थी। मगर कभी कभी मुझे उसकी आंखें उदास सी लगती थी। वजह जानने की कोशिश करती तो वो कहती, कुछ भी नहीं है कोमल, तुम्हें बस वहम हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ फुरकान के साथ। फुरकान बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। और मैं उनको देख के मुतमईन हो जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं सेकेंड ईयर के बाद अब यूनिवर्सिटी जाने लगी। मेरे जहन में शादी का दूर दूर तक भी प्लान नहीं था। मेरे बाबा भी मुझे बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते थे। मैं उन्हीं की तरह प्रोफेसर बनना चाहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है, कि एकदम से मेरे सारे ख्वाब पैरों के नीचे कुचले जाएंगे और मेरे सारे अरमान आंखों से नोच लिए जाएंगे। शाज़मा प्रेग्नेंट थी। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो अक्सर ही हमारे घर में होती थी। बहुत ही ज्यादा चुप चुप और खामोश रहती थी। फुरकान हमीद से मेरा सामना कुछ ज्यादा नहीं होता था। बस वो शाज़मा को छोड़ने आते थे या लेने के लिए आते थे, तो हमारी नजरों का टकराव आपस में हो जाता था और मैं खुद ही नजर झुका लेती थी, क्योंकि मुझे उनकी आंखों में देखना हमेशा ही बहुत मुश्किल लगता था। बिलाशुबा वो बहुत ही पेचीदा इंसान थे, किसी की भी समझ में ना आने वाले। और शाज़मा भी उनकी शख्सियत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताती थी। बस वो ये कहती थी कि फुरकान बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मामा शाज़मा का दिन रात ख्याल रख रही थी। ससुराल में तो कोई नंद या सास नहीं थी उनका ख्याल रखने के लिए, इसलिए मामा ने फुरकान से कह दिया था कि शाज़मा का पहला बच्चा उसके मैके में ही होगा। और फुरकान को इस बात पे कोई एतराज नहीं था। जूं जूं उनकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, उनकी परेशानी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम सब उन्हें तसल्ली दिलवाने की कोशिश करते कि सब ठीक हो जाएगा। और बिल आखिर वो दिन आ गया जब एक चांद सा बेटा नर्स बाहर लेके आई और हमारी गोद में पकड़ा दिया। सबसे पहले उसे मैंने पकड़ा था। वो इतना प्यारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था कि मुझे उस पर बेइंतहा प्यार आया। मैंने उसे बेख्तियार अपने सीने से लगा लिया। डॉक्टर ने कहा कि शाज़मा की हालत अभी बेहतर नहीं हुई, उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा थी और खून भी काफी ज्यादा बह गया है, इसलिए खून की बोतल लगेगी। आप जल्दी से किसी डोनर का बंदोबस्त करें। हम भी परेशान हो गए, मगर फुरकान हमीद ने सब संभाल लिया। शाज़मा को खून लगने के आधे घंटे बाद उसकी तबीयत मजीद खराब होने लगी। अब हम वाकई ज्यादा तशवीश में मुब्तला हो चुके थे। यूं लग रहा था जैसे हमारी खुशियों को किसी की नजर खा रही हो, और यूं हमारा हंसता बसता घर और हमारी खुशनुमा जिंदगी में एक भूचाल आ गया।
जब नर्स भागी भागी आई और कहा कि शाज़मा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा, मगर उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो दम तोड़ चुकी थी। उसे शायद ब्लड इन्फेक्शन कर गया था। हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे जैसे कोई तीसरी दुनिया की बात सुन रहे हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है हमारी आंखों के सामने हमारी जान से प्यारी चीज हमसे छिन जाए। वो दिन हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मेरी गोद में शाज़मा का बच्चा था जो रोए जा रहा था और मैं बिल्कुल सदमे से गंग, कभी बच्चे को देखती, कभी शाज़मा का मुर्दा वजूद। एक दफा भी अपने बच्चे को उठा के प्यार नहीं किया था उसने, जिसने उसे 9 माह अपने पेट में पाला। उसे एक बार भी छूने की मोहलत ना मिली। मौत से बड़ी हकीकत इस दुनिया में कोई भी नहीं, और मौत से बड़ी अजियत भी। हमने जिंदगी में आज तक कोई बहुत बड़ा सदमा या गम नहीं देखा था, और ये गम हम सबको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। ऊपर से शाज़मा का बेटा इतना छोटा था कि वो किसी के पास जाता ही नहीं था, रोता रहता था। अलबत्ता मेरे पास वो सुकून में होता था, मैं ही उसकी देखभाल करती। मुझे बार बार अपनी बहन याद आती तो मैं ज़ारो कतार रोने लगती। आखिर इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ अल्लाह ताला ने हमसे हमारी इतनी प्यारी चीज छीन ली, और हम कोई शिकवा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए किस्मत का लिखा हुआ समझ के सब्र के घूंट भर के रहकर फुरकान हमीद भी काफी ज्यादा खामोश हो गए थे। न उन्होंने ज्यादा गम का इजहार किया था, न वावेला मिटाया था, और न ही हमसे कोई तसल्ली या दिलासा लिया था। वो बस अपने बेटे के लिए कुछ देर के लिए आते, उसे गोद में बिठा के प्यार करते और चले जाते, क्योंकि उनकी ड्यूटी काफी ज्यादा टफ थी। अर्तजा मेरे पास रहता था, मैं उसकी देखभाल कर रही थी। मुझे यूनिवर्सिटी से समर वेकेशंस थी, इसलिए मैं हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और शायद सच ही कहते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा गम और बड़ी से बड़ी तकलीफ वक्त के साथ साथ मुंतमिल होने लगती है। हम लोग अपनी जिंदगियों में फिर से मगन हो जाते हैं। मेरे माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि औलाद के जाने का सदमा माँ बाप के दिल पे बहुत ज्यादा कारी होता है। वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। अब तो मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र सताए रखती, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने मेरा क्या बनेगा। मैं उन्हें तसल्ली देती थी कि आप कैसी बातें करती हैं। एक रोज फुरकान की फूफो कनाडा से वापस आ गई। शाज़मा के लिए काफी ज्यादा दुख का इजहार किया। वो भी फुरकान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने जाते जाते अम्मी के कान में ऐसी बात डाली जिसे सुन के मैं सख्ते में आ गई। मैंने कहा, अम्मी ऐसे कैसे हो सकता है भला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मगर मेरी माँ मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। कहने लगी, बेटा तुम अच्छी तरह से जानती हो तुमसे बढ़ के कोई अर्तजा का ख्याल नहीं रख सकता, और फुरकान बहुत ही अच्छा इंसान है, देखा भाला लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है, और मैं तुम्हारे हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती हूँ, इसलिए तुम अच्छी तरह से सोच लो। मैं फिर भी तुम पे अपना फैसला जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी चॉइसेस है। मेरी माँ ने मुझे एक ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मेरे सारे ख्वाब एकदम से मेरे सामने आके खड़े हो गए। मुझसे सवाल करने लगे कि हमारा क्या। और फिर फुरकान की वही 2 आंखें मुझे याद आने लगती जो जब भी मुझे देखती थी यूं लगता था जैसे मेरे वजूद के आर पार हो रही हूं, और मेरी बेचैनी हद से सवा होने लगती थी। क्या मैं उस शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती थी जो मेरी बहन का शौहर था? मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बेचैन कर देने वाले जज्बात थे और कुछ भी नहीं। मगर मुझे अपनी माँ की इल्तिजा की लाज रखनी थी, और जब मैं अर्तजा को देखती थी जो इतना छोटा मासूम सा बच्चा था, क्या वो दूसरी माँ से वैसी मोहब्बत समेट सकेगा जैसी उसे शाज़मा से या मुझसे मिल सकती थी? अर्तजा को देख के मेरे लिए फैसला करना आसान हो गया, और मैंने खामोशी से निकाह नामे पे दस्तखत कर दिए। यूं मैं आज फुरकान हमीद की दुल्हन बन के उसके कमरे में बैठी थी। मेरी गोद में अर्तजा था जो खेल रहा था, और मेरा दिल हर तरह के जज्बात से आरी था। मैं किसी स्टैचू की तरह बेड पे बैठी थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मुझे बेख्तियार अपने फैसले पे पछतावा हुआ। क्या मैं फुरकान को अपने शौहर के रूप में देख सकती थी? दिल ने कहा, हरगिज नहीं, भाग जाओ यहां से। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कदम कदम चलता मेरे करीब आया। मैंने कोई इतना खास बनाव सिंगार नहीं किया था, क्योंकि मुझे कोई चाह ही नहीं थी। ये तो बस एक समझौता था, एक मजबूरी थी जिसे मुझे निभाना था।
वो मेरे पहलू में आके बैठ गया, अर्तजा को मेरी गोद से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया, प्यार करने लगा। फिर बाहर से किसी को आवाज दी। एक 40-45 साल की औरत कमरे में आई। फुरकान हमीद की गोद से वो बच्चा उठा के वहां से चली गई। मैं हैरान सी उसे देख रही थी। मैंने कहा, ये कौन थी? फुरकान मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे, मैंने ये अर्तजा के लिए एक स्पेशल केयर टेकर रखी है, आज से अर्तजा को यही संभालेगी। फुरकान बहुत ही पुरसकून लहजे में कह रहे थे और अंदर तक उतरती नजरों से मुझे देख रहे थे, जिनमें बेपनाह वालेहानापन था, शायद कोई जुनून था। मैंने एकदम से अपनी नजरें झुका ली। दिल यूं था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा, और बेचैनी इतनी शदीद थी कि हद नहीं। मैंने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अर्तजा के लिए आपकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ, ताकि अर्तजा किसी पराई औरत के हाथों में ना पड़े। ये कहते साथ ही मैं बेड से उठने लगी। फुरकान भी मेरे साथ उठ बैठा, कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अर्तजा मेरे बगैर नहीं सोता, वो रोने लग जाता है। फुरकान कहने लगा, वो बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन्ड केयर टेकर है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो अर्तजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तुम रिलैक्स होके बैठ जाओ प्लीज। उसके लहजे में इल्तिजा थी। मैंने बेख्तियार उसकी तरफ देखा तो वो मोहब्बत पाश नजरों से मुझे देख रहा था। मैं और खौफजदा होने लगी। मैंने कहा, मैं एक बार उसे जाके देखना चाहती हूँ, वो रो तो नहीं रहा? ये कहते साथ ही मैं जल्दी से कमरे से जाने लगी। उसने बेख्तियार पीछे से मेरी कलाई थाम ली और एक झटके से मुझे अपने सामने किया। मैं उसके इस रद्दे अमल पे अंदर तक हिल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फुरकान यूं रिएक्ट करेंगे। उसकी आंखों में दबा दबा सा गुस्सा था। कहने लगा, जब मैंने कहा है कि वो उसका ख्याल रख लेगी तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो मेरा बेटा है, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए ना कि तुम्हें। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? वो मेरी बहन का बेटा है और मुझे अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत थी। उसी की मोहब्बत में मैं आज इस कमरे में आई हूँ। मैंने भी 2 टोक लहजे में कहा था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, और उस मोहब्बत का क्या जो मेरे दिल में कब से है तुम्हारे लिए? और मैं उनकी बात सुन के जैसे बिल्कुल सख्ते में आ गई। उनकी आंखों में देखा। क्या 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 मतलब है आपका? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहने लगा, क्यों? क्या मोहब्बत करना कोई जुर्म है? क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता? अब तो तुम मेरी बीवी हो, पूरा हक रखता हूं तुम पे। और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कोमल कि जान ना सको, बल्कि तुम पहले दिन से जानती थी कि मेरी नजरों में तुम्हारे लिए क्या है। आज यूं उनके मुंह से ये बात सुन के मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं वाकई नहीं जानती थी कि आपकी नजरों में मेरे लिए क्या है, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के शौहर थे और वो आपके साथ खुश भी थी। मगर आप तो एक मुनाफिक आदमी है। शादी मेरी बहन से की और मोहब्बत मुझसे। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं जैसे फट पड़ी। कहने लगा, इस दिल पर कोई इख्तियार नहीं होता। शाज़मा से शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ फुप्पो के कहने पे की थी। उनके मुझ पर बहुत से एहसान थे, उनकी कोई बात मैं टाल नहीं सकता, वरना ना कह देता। मुझे शाज़मा से नहीं, कोमल से शादी करनी है, क्योंकि मैं पहले दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था, तुम पे मर मिटा था। मगर जानता था कि तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे, इसीलिए खामोश रहा। किस्मत का लिखा हुआ समझ के कबूल कर लिया। मगर किस्मत यूं तुम्हें मुझसे मिला देगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब जब तुम मिल गई हो तो यूं कतरा के मत जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। फुरकान पर तो जैसे कोई जुनून सा सवार हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कहा, आपने मेरी बहन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं समझी हूं, जब वो ये कहती थी कि मैं फुरकान के साथ खुश हूं तो उनकी आंखें उनके लहजे का साथ क्यों नहीं देती थी। आप मेरी बहन की खुशियों के कातिल हैं। शायद आपने उन्हें वो मोहब्बत दी ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। मैं ज़ारो कतार रोए जा रही थी। फुरकान ने जोर से मेरी दोनों कलाइयां थामी और मुझे झटके से अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक गया हूं। अब जब तुम मेरी हो चुकी हो तो कैसे छोड़ दूं तुम्हें, कैसे जाने दूं? बोलो। मैं उसका इतना जारहाना अंदाज सह नहीं पा रही थी। मेरा वजूद थर थर कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका दिल मेरे आंसू मोम करने से कासिर थे। उस पे तो न जाने कैसा जुनून सवार था। और फिर वो अपना सारा जुनून मुझ पे निछावर करता गया और मैं उसके जुनून तले सिसकती रही। मुझे अंदाजा ही ना हो सका कि वो मेरे हवाले से किस कदर पागल और जुनूनी इंसान है। सुबह मैं उठी तो वो मेरे पहलू में आके बैठा, मुझे चाय बना के पेश की। कहने लगा, सॉरी माय डियर, रात को तुम्हें देखते ही बेकाबू हो गया था।
ना जाने कब से तुम्हें दिल ही दिल में चाहता हूँ। तुम इस तरह से रिएक्ट करोगी तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत दोस्त जमा के हासिल करनी पड़ेगी। उसने मेरे कपकपाते हाथों पे अपने हाथ रखे तो दिल एकदम थम सा गया। मैं उस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी आंसू मेरी आंखों से रवां होने लगे। मुझे न जाने क्यों यूं लग रहा था जैसे शाज़मा की मौत के पीछे उसका हाथ है। मैं हद से ज्यादा बदगुमान हो चुकी थी। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? मोहब्बत तो दूसरों को खुशी और सुकून देने वाला जज्बा होता है, मगर उसका साथ मुझे बेचैन करता था। मगर ये बात फुरकान की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो तो इस चीज को मोहब्बत का नाम ही देता था। मैं एक बेबस औरत थी। शायद मुझे ऐसी ही जिंदगी गुजारनी थी और यही मेरा नसीब था। मैं अर्तजा के साथ खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती, बहुत ही खामोश और चुप चुप रहने लगी। मेरी माँ मुझसे पूछती कि क्या तुम खुश हो? मैं मुस्कुरा के कहती, जी मामा, फुरकान बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और माँ मुतमईन हो जाती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं शाज़मा से पूछती थी कि क्या वो फुरकान के साथ खुश है, तो वो मुस्कुरा के यही जवाब देती थी, मगर उसकी आंखों में नमी रकम होती थी। बज़ाहिर फुरकान में कोई खराबी नहीं थी। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था, हर बात बोलने से पहले पूरी कर देता था। मगर उसके नजदीक मोहब्बत सिर्फ औरत के वजूद से लज्जत हासिल करने का नाम था। उसके नजदीक अपनी बीवी की रजामंदी या खुशी की कोई वैल्यू ना थी, या शायद वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता था। मगर मैं उसे कैसे एहसास दिला सकती थी कि मियाँ बीवी का रिश्ता कंपेनियनशिप पे मुश्तमिल होना चाहिए। एक दूसरे का दुख सुख में साथी बन के रहना, एक दूसरे की छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना, जो बज़ाहिर बेजरर सी लगती हैं, मगर एक औरत के लिए बहुत जरूरी होती है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना। मगर शायद मर्द जात ऐसी ही होती है। कभी कभार वो ना चाहते हुए भी औरत के जज्बात को अपने पैरों तले कुचल डालता है, और उसे खुद भी इस चीज का इल्म नहीं होता। इसलिए मैंने भी कभी उसे ये एहसास नहीं दिलाया था। और मैं तो फुरकान से शाज़मा की मौत के हवाले से भी बदगुमान हो गई थी। जो शख्स मेरे लिए इस कदर जनूनी था, वो शायद मुझे पाने के लिए अपनी अनचाही बीवी को ठिकाने लगा सकता था। मगर मैं इस बात की खोज लगाने से डरती थी, क्योंकि हकीकत जानकर भी तो मुझे उसी के साथ रहना था। इसलिए इस बात से कभी पर्दा ना उठा सकी। एक दिन यूं ही मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी कि मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर वक्त की गर्द चढ़ी थी। मैंने उसे अपने दुपट्टे से साफ किया। जब उसका पहला सफा खोला तो ऊपर शाज़मा फुरकान लिखा हुआ था। तो क्या ये शाज़मा ने लिखी थी? मैं जानती थी शाज़मा को डायरीज लिखने का बहुत शौक था। वो अपनी रोज की रूटीन डायरी में लिख के महफूज कर लिया करती थी, और मैं फिर चुपके चुपके पढ़ा करती थी। और फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे पढ़ती गई मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे। शाज़मा जो बज़ाहिर एक हंसती मुस्कुराती लड़की थी और कहती थी कि मैं फुरकान के साथ बहुत खुश हूँ, फुरकान एक बहुत ही प्यार करने वाले इंसान है, उसने अपने सारे दर्द उस डायरी में बयान किए थे कि कैसे वो एक अनचाही बीवी थी। लिखा था कि मुझे शादी की पहली रात ही ये बावर करवा दिया गया था कि मैं फुरकान की नहीं बल्कि फुरकान की फुप्पो की पसंद हूँ, और फुरकान से कुछ ज्यादा की तवक्को ना रखूं। मुझे फुरकान से वैसी मोहब्बत और चाहत कभी मिली ही नहीं जो एक औरत को अपने शौहर से चाहिए होती है, जिसके लिए वो अपने माँ बाप को, घर बार को छोड़ के आती है। जैसे जैसे मैं डायरी पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। शाज़मा ने लिखा था कि काश फुरकान के दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत और रिस्पेक्ट पैदा हो जाए तो मैं अपने आप को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझूंगी। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि फुरकान के दिल में कोई और आन बसाए। मगर मैं जब भी उनसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि आप क्या फायदा बताने का। मैं उस खुशकिस्मत लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ जिसके लिए मेरे शौहर का दिल धड़कता है। काश मैं वो लड़की बन सकती, या उस लड़की के बारे में जान सकती कि वो कौन है। बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे। काश मेरी बहन शाज़मा उस वक्त मेरे पास होती और मैं उसे बताती कि उसके नजदीक मैं ही वो खुशकिस्मत लड़की हूँ। मगर कोई मुझसे पूछता तो मैं ये कहती कि मैं भी शाज़मा की तरह ही थी। फुरकान मुझ पर अपनी सारी मोहब्बतें, चाहतें लुटाता था, मगर फिर भी मेरी रूह बंजर और वीरान थी, क्योंकि ये रूह हकीकी मोहब्बत से बिल्कुल महरूम थी। फुरकान को सिर्फ मेरे हुस्न ने मुतासर किया था और वो उसकी पूजा करता था, मगर उसकी संगत ने मुझे अंदर तक सरशार नहीं किया था। यह सब कुछ बताने के लिए शाज़मा वहां मौजूद नहीं थी। मैंने उस डायरी को वापस बंद कर दिया और स्टोर रूम से बाहर निकल आई। मैंने दिल में यही सोचा कि
مجھے فرقان کی محبت کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا، کیونکہ عورت سمجھوتے اور کمپرومائز کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ وہ اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کا قتل کر کے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے جتن کرتی ہے۔ شاید یہی ایک عورت کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔